बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हौशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, गंदम की फसल में तीन अवामिल बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, जैसा कि आबपाशी है, खादों का इस्तेमाल है, स्प्रे का इस्तेमाल है। अब इन तीनों अवामिल की अहमियत, मकदार और तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ रकबों की नोयत के एतबार से अलग अलग हो सकता है। मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में जितनी इकसाम के रकबों के ऊपर गंदम की काश्त की जा रही है, इन तीनों अवामिल के एतबार से इनको वन बाय वन डिस्कस किया जाए और छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में डिस्कस किया जाए। आज की वीडियो में हमने इंतखाब किया है मैरा कैटेगरी का, और इसमें भाल वाली ज़मीन, रेतली ज़मीन, कमज़ोर मैरा, मैक्सिमम मैरा, भारी मैरा, ये तमाम ही शामिल हैं। पानी के हवाले से मैं सबसे पहले बात करूंगा, यानी आबपाशी के हवाले से। देखें, इन रकबा जात में सबसे ज़्यादा अहमियत पानी की होती है। हिकमत अमली ये है कि एक टाइम अगर खादें कम डाल लें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन पानी अगर एक दो आप ज़्यादा लगा लें तो ये बेनिफिटली होता है एक अच्छी पैदावार के लिए। देखें, आमतौर पे इन रकबा जात में हम 4 पानी लगाते हैं। अगर मैं ज़मीन कदरे भारी मैरा की तरफ है, माइल है, तो ये 3 भी हो सकते हैं। अगर रेत और भल की तरफ माइल है तो ये 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 4 पानी लगते हैं। इनका टाइम पीरियड ये होता है कि 23-24 दिन पे पानी होता है, 40-45 दिन पे पानी होता है, बूटिंग स्टेज पे पानी होता है, और इसके अलावा जब दाना बनने का अमल चल रहा होता है वहां पे आखिरी पानी होता है। अहमियत की अगर मैं बात करूं तो देखें, पहला पानी सबसे अहम है। यहाँ पे पौधा जड़ें निकाल रहा है, शगुफा साजी बनाएगा, इसे खाद की और पानी की अच्छा ज़रूरत होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के बाद पौधे ने अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है जो उसकी रियल लाइफ होती है। दूसरे नंबर पे बूटिंग स्टेज का पानी अपनी जगह अहमियत रखता है, क्योंकि पौधे ने सिट्टा डिलीवर करना होता है। वहां के बाद पौधे की स्किल्स तकसीम हो रही होती हैं, इसलिए वहां पे खुराक की और पानी की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। मैं समझता हूं कि सबसे अहम पानी दाना बनने के अमल पे अगर हम लगाते हैं, आखिरी पानी वो होता है। मेरे जाती एक्सपेरिमेंट में ये बात है, इस तरह के रकबे को अगर यहाँ पे पानी ना लगाया जाए तो ये 1 हफ्ता पहले अपना कलर तब्दील करके पकाई की तरफ आ जाती है। अच्छी पैदावार का राज यहीं पे छुपा है। हीट वेव चलना शुरू हो जाती है। हीट वेव की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द दाना जिस पोजीशन में भी खड़ा है पका के तैयार करे। हम फार्मर्स की यहां पे कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी फसल कम से कम 1 हफ्ता एक्स्ट्रा हरी हालत में खड़ी रहे, ताकि ये बेहतरीन तरीके से हीट वेव को बर्दाश्त भी कर सके और दाने की अच्छी भराई भी कर सके। इसलिए मेरे एक्सपेरिमेंट में ये बात आई है, अगर हम पानी नहीं लगाते हैं तो हमारी फसल हीट वेव का शिकार हो जाती है, जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं हवा फिर गई। दाना लाइट वेट हो जाता है और बारीक पड़ जाता है और पैदावार में काफी कमी आ जाती है। इसलिए यहाँ पे पानी लाजमी लगाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम पानी लगा देते हैं तो हमारी फसल गिरती भी है, ये बात भी ज़हन में रखें। ये टलियों की शक्ल में साथ साथ गिरना शुरू हो जाती है पानी के। उसकी वजह ये होती है कि देखें, इन रकबों में रेत के ज़रात ज़्यादा होते हैं और रेत में चिपक कम होती है। जब पानी लगता है तो ये ज़रात रेजा रेजा हो जाते हैं और जड़ों को छोड़ देते हैं। पौधा जो है वो अपने वजन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और टलियों की शक्ल में गिरना शुरू हो जाता है। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि फसल अगर जगह जगह से गिर जाए कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन पानी लाजमी लगाना है आपने। खादों के हवाले से इस रकबे को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मैरा जमीन में वो रकबे भी हैं जो मोतदल पीएच के नजदीक हैं, और वो भी हैं जिनका पीएच ज्यादा है। अब ज्यादा पीएच वाले रकबों के लिए आप नाइट्रोफास का इंतखाब करें फास्फोरसी सोर्स में, या P44 का इंतखाब भी कर सकते हैं अगर ये कदरे भारी मैरा की तरफ माइल है। अगर आपकी जमीन का पीएच मोतदल के नजदीक है तो फिर आप DAP इस्तेमाल करें, इसी के बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। नाइट्रोजन की मिकदार के हवाले से बात करूं तो नाइट्रोजन
आपको इन रकबा जात में कदरे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर बारिशें हाथ खींच जाती हैं। बारिशें फंस कर लें, मुसलसल 2-3 बारिशें हो जाती हैं, फिर आप बराबर बराबर यूरिया इस्तेमाल करेंगे। अगर बारिशें हाथ खींच जाती हैं तो फिर आपको आधा बैग या 1 बैग एक्स्ट्रा भी अगर यूरिया का इस्तेमाल करना पड़े तो कोई मजाका नहीं है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखें, आपको इन जमीनों में डीएपी 1.5 से 2 बैग पूरा करना होता है, 2 से 2.5 बैग आपको यूरिया पूरा करना होता है, और पोटाशियम आधे से 1 बैग पूरा करना होता है। ये एक अच्छी और भरपूर पैदावार के लिए इन रकबा जात के लिए खादों की मिकदार है जो एनपीके होते हैं। और दूसरे नंबर पे तरीका क्या होना चाहिए इनको इस्तेमाल करने का, थोड़ा थोड़ा डालें और हर पानी के साथ डालें, शुरू से लेके आखिर तक इक्वल खुराक दें इसको। बेहतरीन पैदावार का राज है इन रकबा जात के लिए। एडिशनल आप क्या क्या इनके साथ इस्तेमाल करें तो एक अच्छी पैदावार आती है। आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा मिकदार में करना चाहिए। दूसरे नंबर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट बनते हैं इन रकबा जात के ऊपर। देखिए स्प्रे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल हम 3 स्प्रे हमारे होते हैं। एक जड़ी बूटी के लिए होता है फर्स्ट एरीगेशन के बाद, दूसरा स्प्रे हमने फंगस के लिए करना है, किसी भी किस्म की डिजीज जिस तरह के रस्ट फुगी वगैरह आ जाते हैं आमतौर पे, और एक स्प्रे हमने फ्रूटिंग के लिए करना होता है बूटिंग स्टेज पे जाके। ये हमारा मामूल होता है। अब इसमें फ्रूट वाले स्प्रे को जो हमने बूटिंग स्टेज पे करना होता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। कैसे एडजस्ट किया जा सकता है जी? अगर हम महसूस करें कि हमारी फसल फर्स्ट एरीगेशन के बाद जब हमने हर्बिसाइड इस्तेमाल कर लिया तो स्ट्रेस में है, हम यहां पे एक स्प्रे कर सकते हैं फसल को बूस्ट करवाने के लिए। उसके बाद जनवरी के महीने में जाके हमने तकरीबन फंगस का एक स्प्रे करना होता है, और बूटिंग स्टेज पे हमने जाके एक एनपीके स्प्रे करना होता है, और उसके साथ में तेले का स्प्रे मिलाना होता है अगर तो तेला पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो जरूरत नहीं होती उसकी। तो वहां पे एनपीके कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? फिर देखिए वहां पे रिप्रोडक्टिव कैटेगरी के हमें एनपीके इस्तेमाल करने होते हैं, जिस तरह के 5-15-45 है, 0-52-34 है और 10-10-52 है। इस कैटेगरी के जितने भी एनपीकेज हैं वो फ्रूटिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।